गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में, और प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ लिया था AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पढ़ लिया था। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने क्या बनाई थी कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला, 1 AU बोला। क्या बोला, 1 AU। ठीक है, और यानी AU की फुल फॉर्म क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, जो मीन डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस, क्योंकि हमने देखा था कि जो अर्थ जो रोटेट करती है सन के चारों ओर वो कौन सा शेप बनता है, एक तरह का एलिप्स बनता है, यानी एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं होता, एलिप्स जैसा शेप होता है। इसीलिए कहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे यहाँ सन है और अर्थ यहाँ पर है तो डिस्टेंस कम है। जैसे अर्थ यहाँ पर आ गई और सन यहाँ पर है, डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है। तो हमने देखा था कि सन और अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस है उसको हमने बोला था 1 AU, और 1 AU इज इक्वल टू लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट हमने लेंथ की बनाई थी वो बनाई थी लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या होता है, तो जैसे कि किसी प्लेनेट से लाइट आ रही है, ठीक है, तो अगर इन दोनों प्लेनेट यानी जैसे हम अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है और ये कोई स्टार है और इस स्टार से हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने बोला 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि इस स्टार से जो लाइट हमको आज दिख रही है वो कितने साल पहले निकली होगी, 1 साल पहले निकली होगी। इसीलिए हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। अगर दो स्टार के बीच यानी दो, अगर कोई दूसरा स्टार है उनके बीच का डिस्टेंस अगर 2 लाइट ईयर है, इसका मतलब क्या कि जो लाइट उससे आ रही है, जो हमें दिख रहा है, जो स्टार दिख रहा है, उससे वो लाइट कितने साल पहले निकली होगी, 2 यानी 2 साल पहले निकली होगी। ठीक है, अगर 3 लाइट ईयर है, 3 साल यानी 3 ईयर पहले। ठीक है, अगर 4 ईयर है और 4 लाइट ईयर है यानी 4 ईयर पहले वहां से लाइट क्या होगी, निकली होगी और आज हम तक पहुंच रही है। तो लाइट ईयर डिस्टेंस क्या होता है हमने देखा था, और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अब जो नई यूनिट हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद समय खत्म हो गया था, वो है पार्सेक। और पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक को थोड़ा समझना है, फिर इसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख ली है इसकी पहले से। ठीक है, तो पार्सेक क्या होता है, तो जैसे हम जानते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, अब ये एंगल कितना है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। कितना एंगल है, 90 डिग्री। अगर ये मैंने हाफ सर्कल बना दिया तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर मैंने ये सर्कल कंप्लीट पूरा सर्कल बना दिया तो जो एंगल बना वो कितना बना, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। तो पूरा एंगल सर्कल का मतलब कितना है, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए क्या करेंगे, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 360, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जो एंगल है, 1 डिग्री एंगल होता है वो कितना छोटा एंगल होता है, यानी बहुत स्मॉल एंगल होता है 1 डिग्री एंगल। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री जो एंगल है उसके 60 पार्ट कर दिए। उसके कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए। यानी ये जो 1 डिग्री एंगल है, यानी 1 डिग्री एंगल कितना होगा, अगर यहाँ मैं आपको समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ, यानी मैं थोड़ा बड़ा बनाया, बाकी 1 डिग्री एंगल क्या होता है, बहुत, यानी दो, हम जानते हैं कि जो प्लेन एंगल होता है वो क्या होता है, 2 लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है वही एंगल होता है। तो 1 डिग्री अगर मैं इसको बोलता हूँ तो 1 डिग्री क्या होता है, बहुत छोटा एंगल होता है, क्योंकि हमने देखा कि 360 ये कितना एंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है, पूरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री तो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, जिसको हम सेपरेट भी शायद नहीं कर पाए 2 लाइन को अपनी आइज से। ठीक है, पर बहुत छोटा एंगल होता है। ठीक है, अब इस 1 डिग्री को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया। अब इस 1 डिग्री के हमने 60 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए। क्या कर दिए, 60 पार्ट। तो इस 1 डिग्री के हमने 60 पार्ट कर दिए, तो जो एंगल हमको मिलेगा उस एंगल को हम बोलेंगे 1 मिनट। क्या बोलेंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो ये क्या है, मिनट। ठीक है, 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के भी हमने क्या कर दिए, 60 पार्ट कर दिए। क्या कर दिए, 60 पार्ट कर दिए। यानी इस 1 मिनट के हमने कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए। तो जो एंगल हमको मिलेगा वो एंगल हमें मिलेगा 1 सेकेंड।
क्या मिलेगा 1 सेकेंड। तो ये टाइम वाला अपना मिनट और सेकेंड ही नहीं है, ये एंगल का है कि मिनट एक एंगल होता है जो कि क्या कि कितना पार्ट होता है, तो 1 डिग्री का 60 जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है 1 मिनट होता है, और 1 मिनट का जो अगर 60 पार्ट करेंगे तो 1 पार्ट जो होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे 1 सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको विजुअलाइज करो, थोड़ा इमेजिन करो कि ये 1 डिग्री जो एंगल है वो बहुत छोटा होता है, तो 1 मिनट कितना छोटा होता होगा, और 1 जो सेकेंड है वो भी कितना छोटा होता होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैसे कि ये एक लाइन है और एक लाइन ये वाली, इन दोनों के बीच का एंगल कितना माना हमने कि इन दोनों के बीच का एंगल है 1 डिग्री। कितना है 1 डिग्री। तो हमने इन दोनों लाइनों को बढ़ाते गए, आगे बढ़ाते गए, तो हम देखेंगे कि इनके बीच का ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है वो रेगुलर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये और इंक्रीज हो गया, और आगे बढ़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। तो अब एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लाइन है, ये एक लाइन है, और ये क्या बन गई आर्क, क्या बन गई आर्क। ठीक है, तो अगर इसको मैं कंप्लीटली बनाऊंगा तो क्या कंप्लीटली अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या बन जाएगा सर्कल। अगर ये सर्कल बनता है तो ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल की क्या बन जाएगी रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी रेडियस बन जाएगी। तो जो एंगल का हमारे पास फॉर्मूला आता है वो एंगल का फॉर्मूला आता है आर्क ओपन रेडियस। क्या आता है आर्क ओपन रेडियस। ठीक है, जिसमें आर्क ये वाली है और रेडियस ये वाली है, तो हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना था कि 1 पार्सेक क्या होता है, और जो पार्सेक होता है वो क्या कितने डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 पार्सेक बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक प्लेनेट लिया, जैसे कि हमने सन को ले लिया और दूसरा हमने किसको ले लिया अर्थ को ले लिया। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम जानते हैं, और वो डिस्टेंस कितना होता है 1 AU। कितना होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो ये सन ले लिया हमने और ये हमने अर्थ ले ली, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये आर्क हमने कितना रखा, तो आर्क को हमने रखा 1 AU। कितना रखा 1 AU। अब दोनों पॉइंट को हम, इस पॉइंट को हमने एक्सटेंड किया इतना कि भी क्या इतने एंगल को हम 1 पार्सेक बोलेंगे, यानी सॉरी इस वाले एंगल को क्या हम 1 सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ये वाला एंगल तो 1 सेकेंड नहीं है, तो हमने क्या किया इस लाइन को, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इस लाइन को अगर और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा धीरे धीरे जैसे जैसे इस लाइन को मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, वो एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि अगर हम इस लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करते हैं और फिर इन दोनों के बीच का अगर एंगल बनाते हैं तो एंगल क्या होता है और बड़ा होता है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे, हम कब तक जाएंगे पीछे, इस लाइन को और एक्सटेंड करते रहेंगे कब तक एक्सटेंड करेंगे, जब तक कि इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो एंगल कितना नहीं हो जाए 1 सेक, यानी 1 सेकेंड जब तक इन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दो प्लेनेट के बीच का, यानी ये जो आर्क का डिस्टेंस लिया हमने, वो हमने कितना लिया 1 AU लिया, और 1 AU यानी सेकेंड वाले पॉइंट से हमने डिस्टेंस को बढ़ाया और एंगल को मेजर करते गए, और हमने एंगल को मेजर किया कि हमको 90 डिग्री मिला, कहीं हमको 60 डिग्री मिला, 30 डिग्री मिला, 5 डिग्री मिला, 10 डिग्री मिला, 2 डिग्री मिला, और हमको फिर कितना मिला 1 डिग्री मिला। हमने और लाइन को एक्सटेंड किया, एंगल हमको मिला 1 मिनट मिला, क्योंकि 1 डिग्री उसके भी 60 पार्ट कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा एंगल 1 मिनट मिल जाएगा, और 1 मिनट के 60 पार्ट कर दिया हमको तो जो एंगल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 1 सेकेंड। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो एंगल होता है वो कितना होता है 1 सेकेंड। तो हम इस लाइन को बढ़ाते गए, इतना हमने बढ़ाया कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों लाइन के बीच में ये जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाए, तो वो एंगल हो जाए 1 सेकेंड। कितना हो जाए 1 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस है जिस पर एंगल कितना हो गया, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया 1 सेकेंड। तो इस वाले डिस्टेंस को, जितने डिस्टेंस पर एंगल हमको कितना मिलेगा 1 सेकेंड, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 पार्सेक। 1 पार्सेक क्या बोलेंगे हम इस डिस्टेंस को 1 पार्सेक। तो जिस एंगल पर
जिस एंगल पर, जिस डिस्टेंस पर एंगल कितना हो जाए एंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने डिस्टेंस इतना लिया तो एंगल कैसा है, ज़्यादा है, हमने और डिस्टेंस बढ़ाया एंगल क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल हमें करना है वो कितना बनाना है, तो हमको बनाना है 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड एंगल जब भी बन जाएगा तो इस पॉइंट से उस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पार्सेक किसके बराबर होता है, तो 3.084 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर, कितना होता है 16 मीटर, या इसको हम राउंड ऑफ डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। तो 1 पार्सेक क्या होता है, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। ठीक है, अब हमने जो लेंथ की जो प्रैक्टिकल यूनिट बनाई थी, तो लेंथ की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी हुई, तो तीनों यूनिट हमारे पास ड्रॉ लिखी हुई है, तीनों यूनिट को हमने मेजर किया हुआ है। तो 1 AU कितना होता है 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 सॉरी प्लस का 11 मीटर। तो इसकी जो ऑर्डर है वो 11 मीटर है, इसकी ऑर्डर क्या है कितनी है 10⁻ कितनी है 15 है। ठीक है, और इसकी जो ऑर्डर आई पार्सेक की वो कितनी है 16, यानी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी है, पार्सेक की। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी लेंथ की यूनिट कौन सी होगी, प्रैक्टिकल यूनिट पार्सेक होगी। तो पार्सेक क्या होगी, लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है पार्सेक। और पार्सेक के लिए हमने क्या किया कि दो लाइन के बीच में एंगल कितना किया हमने 1 सेकेंड किया, और 1 सेकेंड डिस्टेंस 1 सेकेंड एंगल पर जो हमें डिस्टेंस मिला, जो रेडियस हमको मिली सर्कल की, उस रेडियस को हम क्या बोलेंगे 1 पार्सेक। क्या बोलेंगे 1 पार्सेक। तो 1 लाइट ईयर, तो सबसे बड़ी लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट हमें कौन सी मिली, पार्सेक मिली। इसके बाद लाइट ईयर है, और इसके बाद क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर, LY का मतलब क्या होता है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितने AU के बराबर होता है 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर होता है 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻4 लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी AU के बराबर होता है। और 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, तो 1 पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे बड़ी यूनिट हमें कौन सी मिली पार्सेक, और सबसे छोटी कौन सी मिली हमको, या सबसे छोटी तो नहीं कह सकते हम क्योंकि ये भी बड़ी यूनिट है, तो वो कौन सी मिली हमको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसके बाद लेंथ की बहुत सारी यूनिट है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज आती है, क्योंकि हमने देखा कि AU है, लाइट ईयर है और पार्सेक है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में काम में नहीं आती। ये लार्ज डिस्टेंस होते हैं, जो बड़ी लेंथ होती है, उनको मेजर करने के लिए ये यूनिट काम में आती है। जैसे प्लेनेट टू प्लेनेट का डिस्टेंस हमको मेजर करना है, ठीक है, और इसके बाद स्टार टू स्टार डिस्टेंस हमको मेजर करना है। ठीक है, तो ये वाली यूनिट लार्ज यूनिट है, या हम कह सकते हैं बड़ी लेंथ को फाइंड करने के लिए या डिराइव करने के लिए इन यूनिट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो यूनिट चलती है वो क्या चलती है, फुट चलती है एक तो। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास जो यूनिट चलती है वो कौन कौन सी चलती है, तो हमारे पास एक तो इंच चलती है, फुट चलती है, फीट चलती है, और लेंथ की कौन सी यूनिट चलती है, माइल चलती है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या होती है वो सिर्फ हमको याद रखना है, बाकी उनकी वैल्यूज़ फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 1 इंच किसके बराबर होता है, तो ये होता है 0.0254 मीटर। ठीक है, हम मीटर में क्यों लेते हैं, तो हम मीटर में क्यों लेते हैं क्योंकि हमने लेंथ का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया वो क्या बनाया है मीटर। तो 1 इंच किसके बराबर होता है, तो 0.0254 मीटर के बराबर होता है। दूसरा जो हमारे जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो फुट यूज़ करते हैं, तो 1 फुट इज इक्वल टू 1 फुट किसके बराबर होता है, तो 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर। किसके बराबर होता है 0.3048 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद फीट होता है हमारे पास, तो 3 फीट किसके बराबर होते हैं, 1 यार्ड के बराबर होते हैं। यार्ड भी चलता है हमारे यहाँ, ठीक है, तो 1 यार्ड के बराबर होता है। कौन कितने 3 फीट बराबर होता है, और 1 यार्ड किसके बराबर होता है, तो 1 यार्ड बराबर होता है 0.9144 मीटर के बराबर होता है। कितना 1 यार्ड होता है। ठीक है, इसके बाद माइल होता है, हम डिस्टेंस को माइल में भी कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.6 मल्टीप्लाई 1.6
09 मल्टीप्लाई 10⁻6 कितनी होती है, सॉरी 10⁻3 मीटर। कितना होता है, 10⁻3 मीटर होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये जो लेंथ की यूनिट है जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, कि 1 इंच इतने मीटर के बराबर होता है, 1 फुट इतने मीटर के बराबर होता है, 3 फीट यानी 1 यार्ड के बराबर होता है, और 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना होता है, इतने मीटर होता है। 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है, 1.609 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद जो सबसे छोटी लेंथ है, और छोटी लेंथ के बारे में अगर हम कैलकुलेट करें कि जैसे कि हम देखते हैं कि मैक्रो, ठीक है, मैक्रोन कितना होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं 1 म्यू से। किससे डिनोट करते हैं, 1 म्यू से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻6 मीटर। कितनी होती है, 1 और 10⁻⁻6 मीटर होती है। और दूसरा हमारे पास है 1 नैनोमीटर, जो कि मैक्रो से भी कम होता है। ठीक है, तो कितना होता है, नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 10⁻9 कितना होता है, 10⁻⁻9 10⁻�9 मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद जो एटम की साइज होती है, सबसे छोटी लेंथ अपन कह सकते थे एटम की साइज, तो एटम की साइज कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉन। क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉन, और 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10, और इससे छोटा देखेंगे तो हम 10⁻ कितना मिलेगा, -15, जो कि इलेक्ट्रॉन की लेंथ होती है। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट थे। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हमारे और बाकी है, जैसे है एरिया है, वॉल्यूम है, मास है, टाइम है, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो, सब अच्छे होंगे। जो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है वही ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। आज हम इस लेक्चर में भी आज हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जिससे आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि हम किसी भी तत्व में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको समझाया। आज मैं इस लेक्चर में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेके ये वाला पूरा ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे काउंट कर सकते हैं ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर कर दूँगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आगे हमको किसी भी जगह इसका यूज़ करना पड़े तो हम इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे हैं, जैसे आज हम निकालेंगे सबसे पहले NH4+ में हमको किसका निकालना है, N का। ठीक है, ठीक है, Al+3 में किसका निकालना, Al का। ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं, लेकिन हमको क्या होता है कितनी बार हम इसको जब रिएक्शंस में आते हैं हम इनको नहीं निकाल पाते। CrO4-2 में Cr का, Cr2O7 मैं अंडरलाइन दूसरे चौक से कर देती हूँ, आपको इजीली पता चल जाएगा। जिसका अंडरलाइन कर रही हूँ उसी का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Na2 FeCN5 NO में Fe का 1 2 3 4 5 अनदर हो गया आपके। इसके अलावा PO4 -3 में P का। इसके अलावा हम निकालेंगे O2 F2 में O2 का, और एक निकालेंगे OF2 में O का। ये देखिए, अब इनमें से जिसके मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं उनके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट करेंगे। तो ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स करने के बाद मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले हम करेंगे NH4 में N का, ठीक है ना। सबसे पहले NH4 में हम किसका निकालेंगे, N का कैसे निकालेंगे, N का निकालना हमको, जिसका निकालना है X। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को हम क्या है, केवल जब एल्कली मेटल हो तभी माइनस यूज़ करना है, हाइड्रोजन का बाकी जनरली कितना लेना है, +1। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स पुट करने हैं, फिर जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो पुट करना है, और इक्वल टू में अगर कुछ नहीं है तो 0 पुट करना है, और अगर उस पे कोई चार्ज है तो जितना चार्ज है वो हमको यहाँ पे लिखना है। कितना है, +1, तो मैंने +1 लिखा। अब x, इसको 4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा, इक्वल टू +1। ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1, और इधर कितना हो जाएगा, -4, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। यानी कि NH4+ में हाइड्रोजन का तो कितना है, +1, अगर हाइड्रोजन का पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, और नाइट्रोजन का पूछे तो भी कितना है, -3। अगर मैंने उल्टा पूछ लिया, इसकी जगह पूछ लिया हाइड्रोजन का कितना, तो भी आप काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे काउंट करना है। अगर मैंने इसकी जगह ये हो गया कि मुझे, ये तो मैंने किसका निकाला था, नाइट्रोजन का, अगर मैंने इसी की जगह हाइड्रोजन का निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो भी निकाल सकते हैं। देखिए आप, जिसका निकालना है तो हाइड्रोजन का निकालना तो छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन का जनरली हम कितना गिनते हैं, -3। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -3। फिर जिसका निकालना है वो कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम्स 4, उसका ऑक्सीडेशन +1, इक्वल टू +1। ये देखिए, अब -3 प्लस जितना निकालना ना, इसका निकालना तो 4x, सॉरी, जिसका निकालना उसको हमको क्या मानना है, 4x। तो हमने हाइड्रोजन का निकालना तो उसको हम क्या मानेंगे, 4x, इक्वल टू +1। अब देखिए ये उधर जाएगा तो प्लस में, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 +3, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 और 4, यानी क्या हो जाएगा, +1। देखिए कितना इजीली अपन ने कैलकुलेट कर दिया कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक पूछे तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। ऐसे बच्चों आप भी किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। केवल आपको कुछ जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। अब देखिए मैंने इसी में दोनों को आपको काउंट करके बता दिया। अगर अमोनियम आयन में से, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं, जब प्लस किसी पे चार्ज होता है तो ईएम शब्द का यूज़ करते हैं। तो अमोनियम, इसमें से अगर मैंने नाइट्रोजन का निकालना आया तो क्या आएगा, -3, और अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का निकालो तो कितना लिखोगे, +1। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये देखिए Al+3 कुछ नहीं है, केवल अकेला आयन है। अकेले आयन पे जितना चार्ज होता है वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर Al+3 है तो इसका एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, +3, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3। कोई भी अगर सिंगल आयन प्रेजेंट है तो उस पर जो चार्ज होगा वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर इसकी जगह ये होता n-3 में n का काउंट कीजिए तो कितना हो जाता, x इक्वल टू कितना हो जाता, -3, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन अंक कितना है, यानी कि जो चार्ज लिखा हुआ है वो ही उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आ जाइए आप थर्ड में, CrO4-2 में आपको किसका कैलकुलेट करना है, Cr का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप, मैं आपको दोनों कैलकुलेट करके बता रही हूँ इसलिए आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे Cr का कर्ण निकालना है तो जिसका निकालना x
फिर जितने नंबर हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के या दूसरे एटम के उसको हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ऑक्सीजन के कितने नंबर हैं? 4 को उसके फिर उसके किससे मल्टीप्लाई करना है? अब तो आराम से पता चल गया है कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर से हम उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। और ऑक्सीजन का केवल पेरोक्साइड और फ्लोरीन के साथ चेंज होता है, बाकी सब में कितना गिनते हैं? -2। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कितना चार्ज है? -2। अगर ये नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? 0। लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना है? -2, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? -2 x। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? +4 और -2 कितना हो गया? -8। इसको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू -2। x इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 + 8 इक्वल टू क्या हो गया? +6। यानी CrO4 -2 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। अगर मुझे इसी में पूछ ले कि नहीं मैंने आपको चेंज कर दिया, इसमें मैंने आपको किसका दे दिया? ऑक्सीजन का, तो भी आप काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए, तो भी आप निकाल सकते हैं। अब Cr का कितना भी देखो आपने निकाला 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है जिसका निकालना वो नंबर कितने हैं? 4। x इक्वल टू -2। इधर देखिए आप, तो ठीक है 4x उधर जाएगा तो -2 और ये 6 भी उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -6। और इसका बीजीय योग कर देंगे तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8। ठीक है ना, इनको बीजीय योग करना है तो कितना हो जाएगा? -8 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8/4 यानी कि -2। तो ऑक्सीजन का देखिए आपने, यहाँ हमने ऑक्सीजन का कितना निकाला रखा? -2। और यहाँ हमने कि वास्तव में ऑक्सीजन का -2 होता नहीं होता है, वो भी हमने इसको क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। तो हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर हम काउंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे Cr2O7 -2 में, Cr2O7 -2 में हमको किसका निकालना है? Cr2 का। कितने क्रोमियम है? Cr को क्या बोलते हैं? क्रोमियम। क्रोमियम के नंबर कितने? 2। जितने नंबर होते हैं उसको 2, जिसका निकालना होता है 2x, जिसका निकालना है उसके जितने नंबर होते हैं x लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगला तत्व देखो कितना है, नंबर ऑफ उसके कितने एटम है? 7। फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का जनरली हम -2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? और इक्वल में जो चार्ज लिखा होता है उसको हम लिखते हैं। तो 2x इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इक्वल टू -2 2x, ये -14 उधर चला जाएगा तो -2 + 14 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/2 इक्वल टू +6। यानी कि क्रोमियम में Cr2O7 -2 जो क्रोमेट आयन है, इसका जो क्रोमियम का ऑक्साइड है वो अलग अलग फॉर्म में, इधर देखो CrO4 -2 और इधर है Cr2O7 -2। लेकिन इसमें क्या हो गया? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। ठीक है ना, तो कोई भी तत्व हो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर सकते हैं। अगर मैंने इसकी जगह पूछ लिया इसका निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? इधर देखो, इसमें अपन ने कितना काउंट किया? 6, तो कितना हो गया? 2 हैं, 2 × +6 प्लस कितने ऑक्सीजन के एटम? 7, तो 7x लिखेंगे इक्वल टू -2। जितना निकालना उसका इक्वल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 12 प्लस 7x इक्वल टू -2। 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका हम बीजीय योग कर देंगे। 7 इक्वल टू -14 और 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -14/7 इक्वल टू -2।
तो हम किसी भी एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। जिसमें अंडरलाइन कर रखी अगर उसका पूछे तो उसी का निकालना है। इसके अलावा भी हम पूरे कंपाउंड में या मूलक के फॉर्म में हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर सकते हैं। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये थोड़ा मैंने बड़ा लिया एग्जाम्पल कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें मैंने लगा रखा है Fe का हमको काउंट करना है। जिसका काउंट करना है उसके नीचे आपके अंडरलाइन लगी होगी। अब सबसे पहले ये देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैंने बताया था कि अगर कोई मूलक है या आयन है तो उसको क्या करते हैं, उसका पूरा चार्ज लिखते हैं। तो सबसे पहले Na2 क्या है, एल्कली मेटल है और नंबर ऑफ इसके कितने हैं, 2 लिख दिए मैंने। अब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, किस में आता है, एल्कली मेटल में, और एल्कली मेटल का हम ऑक्सीडेशन नंबर कितना काउंट करते हैं, +1। तो +1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर जिसका निकालना है X। फिर अब देखो साइनाइड, मैंने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको बताया था Cn का हम जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना गिनते हैं, -1 पूरे का। कोई भी मूलक या अणु या आयन के रूप में होता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमको इसका यूज़ करना होता है। तो Cn का पूरे का लेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन का अकेले का हम इसमें यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो Cn का पूरे का कितना हो गया, नंबर कितने Cn के, नंबर ऑफ Cn कितने, 5। तो मैंने 5 लिखे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो NO है, NO, CO, H2O, इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, 0। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, 0। इक्वल टू की भी क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करो आप, कितना हो जाएगा, +2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, +x जिसका निकालना है, +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 और इक्वल टू 0। +2 और -5 कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके +3। यानी कि Na2FeCN65NO, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +3। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको उनके मूलक या कोई अणु या आयन है उनका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ करना है। आप अकेले अकेले करने जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट में से मैंने अंडरलाइन कर रखी है P के, यानी मुझे किसका काउंट करना है, P का। तो जिसका काउंट करना है उसको क्या मानेंगे हम, X, ठीक है। ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, 4। फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑक्सीजन का कितना लिखते हैं, केवल पेरोक्साइड में कितना गिनते हैं, -1। बाकी जनरली हम कितना गिनेंगे, -2। इक्वल टू चार्ज कितना है, -3। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू -3। ये -8 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और आंसर आपका आ जाएगा +5। यानी कि PO4 -3 में जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5। और मैंने आपको अभी पिछले ही लेक्चर में आपको बताया कि जिस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका जो नंबर है वो n से n-8 तक हो सकता है। यानी ये 15वें वर्ग का तत्व है तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, -3 से +5 तक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये +5 इसका आंसर आ गया। तो ये आपके क्या हो गया, करेक्ट। -3 से फॉस्फोरस का +5 तक आ सकता है, कार्बन का +4 से -4 तक, ऑक्सीजन का -2 to +6 तक आ सकता है, ठीक है ना। अब हम O2F2, अब जनरली ऑक्सीजन होता है वो अधिक विद्युत ऋणी है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से भी ज़्यादा विद्युत ऋणी क्या है, फ्लोरीन। हमेशा ध्यान रखना जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका माइनस में होता है और बाकी का सबका ऑक्सीडेशन नंबर किस में होता है, प्लस में। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। O2F2 पेरोक्साइड में -1, जनरली -2, और O2F2 में अगर मुझे किसका काउंट करना है, O2 का, तो क्या हो गया, 2x।
फ्लोरीन का हम कितना गिनते हैं, हेलोजन, और हेलोजन का मैंने क्या बताया था, -1 से +7 तक हो सकता है। इसका मतलब फ्लोरीन का तो मैंने बताया -1 ही रहेगा, बाकी जो अदर हेलोजन है उनका हम नंबर क्या हो सकता है, बदल सकता है अकॉर्डिंग टू उसके किसके साथ वो जुड़ा हुआ है। अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ तो प्लस में आएगा, और कम नेगेटिव कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, O2 फिर +2 और फ्लोरीन का कितना होता, -1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो गया, -2 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू +2, इसको हम सोल्व करेंगे तो, और x इक्वल टू +2/2 यानी कितना हो गया, +1। अब O2F2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1। बाकी सब में क्या आ रहा है, -2, पेरोक्साइड में -1, और देखिए फ्लोरीन के साथ क्या आया, +1। लेकिन फ्लोरीन का इस कंपाउंड के साथ +1 आया ऑक्सीजन का। अभी हम एक और निकाल रहे हैं OF2 में, ये देखिए आप OF2 में हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो और चेंज हो जाएगा, X जिसका निकालना X, फ्लोरीन के कितने एटम है, 2, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू +2। अब आप देखिए ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे O2F2 में कितना है, +1, OF2 में कितना है, +2, H2O में कितना होगा, -2, ठीक है ना। और H2O2 या Na2O2 कोई भी पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -1। तो ये आपको याद रखने हैं। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था और हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो मेम्ब्रेन के बारे में स्टार्ट हमने किया था, और सेल वॉल हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, और कंप्लीटली सेल वॉल के बारे में नॉलेज ले लिया था कि सेल वॉल होती क्या है, कैसे काम करती है, डेड होती है, और डेड के अलावा भी उसमें लिविंग पार्ट कौन सा होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और इसके बाद जो डेड पार्ट होते हैं उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है। जैसे मैंने बताया था आपको, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो आपकी क्या होती है, लिविंग की तरह बिहेव करती है। इसके बाद आपकी जो सेकेंडरी होती है वो डेड होती है, और टर्शियरी भी क्या होती है, डेड होती है। लेकिन उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, तो उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करती है। जैसे सुबेरिन हो गया, क्यूटिन हो गया, लिग्निन हो गया, और ये क्या करते हैं तो वो भी मैंने बताया था कि वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन को मतलब ज़्यादा ही लॉस हो रहा है वाटर का, तो उसको रोकने का काम करते हैं। मतलब वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेज है। डेड है इसका मतलब कोई डिसएडवांटेज होता नहीं है, वो ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद भी होती है। उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको पता हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो मोस्टली लिविंग ही होती है, उसके अंदर कोई डेड पार्ट वगैरह इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि डेड होती है वगैरह, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन इसी लेयर के थ्रू होता है। यानी कोई सेल है जो आपस में जुड़ी हुई है या कंबाइन है तो उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी। और आपको पता हो तो एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये हमने देख लिया था। आपकी जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल वॉल के नीचे कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और आपका जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर जो मेन लेयर होती है, यानी जो सेल होती है उसका आउटर जो पार्ट होता है या आउटर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी आपकी जो सेल है, अगर एनिमल सेल है तो उसका जो आउटर पार्ट होगा वो क्या होगा, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और वो क्या करती है, लिविंग की तरह बिहेव करती है। यानी किसी भी सब्सटेंस, जैसे आउटर कोई सब्सटेंस है, वाटर मॉलिक्यूल हो या फिर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हो या फैट सोल्यूबल सब्सटेंस हो, वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। और इसके बाद इसके अंदर जो एक्सक्रेशन होता है वो भी इसी के थ्रू आउटवर्ड जाता है और सेल से बाहर निकलने का काम करता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कैसे करती है, किसकी बनी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी किससे होती है, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो मेड अप ऑफ किससे बनी होती है, ये मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड
लिपिड्स। ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपके प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स यानी फैटी मटेरियल हो जाएगा आपका। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना आपको कि ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसके बाद जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये क्या होता है? क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल और एक वर्ड हम एक और इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था, तो आपको बताया था कि जो लेयर होती है यानी सेलेक्टिवली परमिएबल, इम्परमिएबल और परमिएबल, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा कि सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है और सेमी परमिएबल क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई किताबों में आपको मिलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली एज वेल एज सेमी परमिएबल होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कब सेमी परमिएबल होती है और कब सेलेक्टिवली होती है वो उसके नेचर और बाहर आउटसाइड के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। वो सेमी परमिएबल की तरह बिहेव करेगी या सेलेक्टिवली परमिएबल की तरह बिहेव करेगी, पर मेनली आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि जो लेयर सेलेक्टिवली परमिएबल है वो क्या करती है? इट अलाउ वाटर soluble एंड फैट soluble molecule। वाटर soluble एंड फैट soluble molecules ये क्या करती है? वाटर soluble और फैट soluble molecules को अलाउ करती है। मतलब कौन से मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर सकते हैं? जो वाटर soluble हो या फैट soluble हो, वो मॉलिक्यूल इजीली क्या होते हैं? उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। उसको कहते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल को इजीली अंदर एंटर करने देती है। लेकिन वो काम कैसे करती है? तो हम देखेंगे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपकी वो पोरस मेम्ब्रेन होती है। पोरस मेम्ब्रेन यानी उसके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम आपको एक डायग्राम से बता दूं कि आपकी जैसे समझ लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसका इनसाइड पार्ट है और ये आउटर पार्ट है, यानी आउटसाइड द सेल। मतलब आपकी जो सेल है उसके आउटसाइड वाला पोर्शन हो गया और ये इनसाइड वाला, मतलब ये कंप्लीट सेल हो जाएगी और ये आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या होती है? पोरस होती है, यानी इसके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं। पोर प्रेजेंट होते हैं तो पोर को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं, यानी ये हो गया आपके पोर्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी कैसे होती है? पोरस मेम्ब्रेन होती है। तो हम देख रहे हैं सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है। सॉरी। तो जैसे यूँ समझ लो आपका ये जो आउटसाइड वाला पोर्शन है इसमें यहाँ पे कोई मतलब पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे कोई पार्ट मतलब पार्टिकल मतलब पड़े हुए हैं यहाँ पे। जैसे अपन बात करें कुछ ऐसा, इनके स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट टाइप्स के। अब ये क्या है? सेल इसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अगर ये सेलेक्टिवली है या सेमी परमिएबल है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगी? उसको एंटर करवाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि ये पोर साइज के हैं और यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है जो टॉक्सिक है कुछ, और कुछ नॉन टॉक्सिक है। टॉक्सिक यानी सेल के लिए हानिकारक, और नॉन टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या होगा? सेल के लिए फायदेमंद, जो सेल को चाहिए। मतलब वो कंटेंट जो सेल के लिए फायदेमंद है और जो सेल की रिक्वायरमेंट है वो तो इजीली क्या होंगे? इन पोर्स के थ्रू एंटर कर जाएंगे। लेकिन जिनकी साइज और शेप हम देख रहे हैं वो क्या डिफरेंट है, और यहाँ पे हमारे जो पोर्स बने हुए वो इनसे मैच करते नहीं है, तो वो इजीली अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें से कुछ सब्सटेंस जो गुड है या बैड है, भले ये सर्कुलर है, इसमें से समझ लो कुछ सब्सटेंस क्या है? बैड है और कुछ सब्सटेंस क्या है? गुड है। लेकिन सेमी परमिएबल में ऐसा नहीं होता। पोर की साइज के अकॉर्डिंग सब्सटेंस है, भले वो गुड हो या बैड हो, वो क्या करती है? उसको अलाउ कर देती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? अकॉर्डिंग टू पोर साइज सब्सटेंस आर अलाउड टू एंटर इन इट। मतलब आपकी सेल के अंदर जो पोर बना हुआ है सेमी परमिएबल का, उस पोर के अकॉर्डिंग साइज का मॉलिक्यूल हो, यानी बैड हो या गुड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर इस पोर के थ्रू चला जाएगा। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका कोई सब्सटेंस है, समझ लो ये सब्सटेंस गुड सब्सटेंस है, बाकी सारे मतलब ये भी गुड है, बाकी सारे बैड है, लेकिन ये सब्सटेंस जो है वो पोर के थ्रू जा नहीं सकता अंदर।
हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पोर के थ्रू जा नहीं सकता क्योंकि इसकी शेप से मैच करता नहीं है और ये इससे क्या है बिगर है, तो ये अंदर जा नहीं सकता, लेकिन सेल की रिक्वायरमेंट है ये सब्सटेंस सेल्स के अंदर जाना चाहिए। तो अब सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगी और अगर ये रिक्वायरमेंट है और ये सेल के अंदर जाना चाहिए तो ये सेल क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है। क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है और इस पार्टिकल को क्या करेगी, अंदर की तरफ एंटर करवाएगी। और इस पार्टिकल को जब वो अंदर की तरफ एंटर करवाती है और ये पार्टिकल पोर की साइज का नहीं है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। कैसे करेगी वो, जैसे ये पोर की साइज का नहीं था तो वो मतलब जो आपकी मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, एडजस्ट करती है और वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनाएगी और आपका पार्टिकल क्या होगा, इसके अंदर एनगल्फ हो जाएगा। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। इसको क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है उस सेल के लिए। और ये पोर की साइज का नहीं है तो वो अपने आप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है और एडजस्ट करने के बाद एक प्रोसेस से गुजरती है जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और उस पार्टिकल को क्या करेगी, एंगल्फ कर लेगी और सेल अंदर की तरफ डाइजेस्ट कर लेगा या अंदर की तरफ उसको एंटर करने देता है। उस प्रोसेस को मतलब ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल क्या करेगी, ओनली पोर के साइज का जो मॉलिक्यूल होगा वही सब्सटेंस उसके अंदर एंटर करेगा। तो सेमी परमिएबल में क्या होता है, तो जो आपकी सेमी परमिएबल होती है वो याद रखना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसके अंदर क्या होगा, तो पार्टिकल्स आर अलाउड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पोर। मतलब आपकी जो पोर का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल होंगे वही अलाउ होंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ये होता है। और सेलेक्टिवली परमिएबल क्या करेगी, जो पार्टिकल पोर की साइज का नहीं है पर सेल के लिए क्या है, वो फायदेमंद है या बेनिफिशियल है और रिक्वायरमेंट है सेल की, तो वो क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है। और एडजस्ट करते हुए वो क्या करती है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में जाएगी और उस पार्टिकल को क्या करेगी, एंगल्फ करेगी, भले वो पोर की साइज का नहीं हो। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होगा, पार्टिकल्स आर अलाउड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पोर। जैसा पोर का साइज है वैसा ही पार्टिकल होना चाहिए, भले वो गुड हो या बैड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अंदर एंटर करवा देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल की तरह भी बिहेव करती है, लेकिन ये आपके लिविंग सिस्टम से आउटसाइड प्रेजेंट हो तभी ये क्या करती है, सेमी परमिएबल की तरह बिहेव करती है। अब ये क्या हुआ, तो जैसे आपकी बॉडी है उससे कोई सेल बाहर निकाली जाती है, आइसोलेट की जाती है और इसे किसी मीडियम के अंदर रखा जाए तब वो क्या करेगी, सेमी परमिएबल की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जब तक आपकी बॉडी के अंदर है और वो लिविंग सिस्टम के अंदर बिहेव कर रही है तब वो उन्हीं पार्टिकल को अंदर एंटर करने देती है जो पार्टिकल आपकी सेल की रिक्वायरमेंट होते हैं। इसलिए आपको बहुत सारी बुकों के अंदर मिलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल एज वेल एज सेमी परमिएबल। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और सेमी परमिएबल की तरह कब बिहेव करेगी, जब वो लिविंग सिस्टम से आउटसाइड रखी हो तब वो क्या करेगी, सेमी परमिएबल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो इसके अंदर जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, यानी जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स है वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स रेशियो, जो आपके प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। चेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पोर की साइज फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। अगर पोर की साइज फिक्स है तो ये पार्टिकल इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता था, लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को चेंज किया। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स पार्टिकल चेंज हुए होंगे, उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ होगा, उनका रेशियो चेंज हुआ होगा। रेशियो चेंज होने की वजह से ही ये कुछ एनगल्फ करने की मतलब प्रोसेस लाइक बनाती है, यानी ये सेक लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनाया उसने कि उसने क्या किया होगा, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स के रेशियो को चेंज किया होगा, जिसकी वजह से ये पार्टिकल क्या हुआ, इसके अंदर एंटर हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो इसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, डायनेमिक। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, डायनेमिक मेम्ब्रेन। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब हम इजी वर्ड में देखें तो इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल।
यहाँ पे दिख भी रहा है हमको कि ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। और स्टैटिक का मतलब होता है रिजिड। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रिजिड। जैसे आपकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, स्टैटिक होती है, इसका मतलब वो कैसी होती है, रिजिड होती है, यानी उसके अंदर कोई शेप और साइज के अंदर कोई चेंज आता नहीं है। इसलिए आपकी जो सेल वॉल होती है वो शेप एंड साइज को भी मेंटेन करती है सेल की, यानी वो उसके जो शेप और साइज होती है वो फिक्स्ड होती है। वैसे यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डायनेमिक होती है, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायनेमिक नेचर की होती है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जैसे मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। किससे बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी इट अलाउज वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको अलाउ करती है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। इसके बाद एंडोसाइटोसिस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सेमी परमिएबल के बारे में हमने देख लिया कि पार्टिकल आर अलाउड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पोर, मतलब आपकी जो पोर का साइज होगा उसी के साइज का पार्टिकल होगा तो वो क्या होगा, उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर सकता है, यानी अलाउ हो सकता है। इसके बाद वो पार्टिकल भले गुड हो या बैड हो, सेल के लिए फायदेमंद हो या नुकसानदेह, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेमी परमिएबल का रोल ये होता है। इसके बाद इसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब चेंजेबल होता है, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन कैसी है, उस पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और ये कैसी होती है, डायनेमिक मेम्ब्रेन होती है, यानी ये फ्लेक्सिबल होती है, अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड मॉडल। अब मॉडल में आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज देखी है, उस प्रॉपर्टी से वो मॉडल मैच करते हैं या नहीं करते, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट करेंगे या फिर उसको क्या करेंगे, मतलब रिजेक्ट किया जाएगा। वो मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ उसका रीजन भी हम यहीं से देखेंगे। तो आपको ये पॉइंट भी याद होने चाहिए कि वो पॉइंट क्या करें। जैसे ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है तो वो मॉडल भी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी है या नहीं बनी, डिस्क्राइब करते हैं या नहीं करते, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है नहीं कर रही है। तो वो मॉडल अगर डिस्क्राइब करते हैं तो वो मॉडल क्या होगा, सेलेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो उसके रिजेक्ट होने के कारण क्या थे वो भी हम देखेंगे। तो हम अब इससे आगे जो डिस्कस करेंगे वो होंगे इससे रिलेटेड मॉडल, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड मॉडल बताए गए जिन साइंटिस्टों ने उसको प्रपोज किया उसके बारे में देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट मॉडल आता है, मतलब आप मॉडल की बात करें अगर हम, तो टोटल कितने मॉडल है यहाँ पे 50 टाइप्स ऑफ मॉडल डिस्कस किए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। कितने, 50, यानी 50 टाइप के मॉडल क्या किए गए, प्रपोज किए गए। लेकिन 50 मॉडल हमको यहाँ पे पढ़ने नहीं है। हम ओनली 3 मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, और वो क्यों रिजेक्ट हुए उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल की बात करें, सबसे पहला मॉडल आता है आपका सैंडविच मॉडल। कौन सा, सैंडविच मॉडल। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया उसका भी रीजन है। जैसे हम मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको सैंडविच मॉडल क्यों कहा जाता है। ये किसने प्रपोज किया था, तो प्रपोज्ड बाय डेनियली एंड डेल्सन। किसके बारे में, किसने प्रपोज किया था इसको, डेनियली एंड डेल्सन। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ये मॉडल देने वाले कौन थे, डेनियली एंड डेल्सन। अब इसके बारे में देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने भी कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। ये किससे बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, वो हमने पहले भी देख लिया। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो इन्होंने भी कहा कि ये मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब यहाँ पे बात करें इसके अंदर प्रोटीन किस टाइप का होता है। इन्होंने कहा था कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स आर अल्फा ग्लोबुलर। कैसा होता है प्रोटीन, अल्फा ग्लोबुलर। अब ये अल्फा ग्लोबुलर क्या होता है, तो स्पेरिकल प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन स्पेरिकल फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो इसका जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल प्रोटीन। तो अल्फा ग्लोबुलर का मतलब क्या होगा, स्पेरिकल प्रोटीन। मतलब आपका जो प्रोटीन होगा उसका शेप और साइज की बात करें तो अपन कैसा होगा, स्पेरिकल होगा। उसका शेप कैसा होगा, स्पेरिकल। यानी प्रोटीन्स जो होते हैं उसके अंदर वो कैसे होते हैं, अल्फा ग्लोबुलर होते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका फॉस्फोलिपिड। द फॉस्फोलिपिड्स आर एम्पीपैथिक। इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्पीपैथिक होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स
आर एम्फीपैथिक। अब ये एम्फीपैथिक क्या होता है? तो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। अब इस वर्ड से तो समझ में आता नहीं, जैसे मैंने आपको बताया अल्फा ग्लोबुलर होता है प्रोटीन, तो मैंने आपको वहां पे क्लियर कर दिया कि अल्फा ग्लोबुलर का मतलब क्या होगा, जो प्रोटीन स्फेरिकल होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लोबुलर कहेंगे। लेकिन ये एम्फीपैथिक क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एम्फीपैथिक की अगर अपन बात करें तो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो आपके एम्फीपैथिक होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। तो जो आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं मेनली, एक हेड पार्ट होता है और दूसरा टेल पार्ट होगा। तो ये हो गया आपका हेड पार्ट और इसके नीचे इसके अंदर लगे हुए थे टेल, ठीक है। और इसके ऊपर अटैच होता है आपका फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस या फॉस्फोरस पार्टिकल, इससे अटैच होगा। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, हेड पार्ट, यानी ये वाला पोर्शन हो गया इसका हेड। और ये हेड किससे बना होता है, ग्लिसरॉल से। और ये होती है इसकी टेल, और टेल बनी होती है फैटी एसिड से। तो टेल अपन यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं इसको कि जो आपका हेड पोर्शन है वो किससे बना होता है, ग्लिसरॉल से। किससे बना होता है, ग्लिसरॉल। और आपका ये जो टेल है वो किससे बनी होती है, फैटी एसिड से। किससे बनी होती है, फैटी एसिड। इसके बाद बात करें तो ये जो आपका हेड और टेल वाला पार्ट है, ये जो हेड पार्ट और टेल पार्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आपका ये जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि फैटी एसिड्स वाला जो पार्ट है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये पूरा जो मॉडल है वो कंप्लीटली समझने के लिए हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको कंप्लीटली यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकूँ। तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमारा एक्सरसाइज जो 3.2 था वो कंप्लीट हो गया था। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, आई होप आपसे हो गए हैं। इसके बाद जो 3.3 स्टार्ट होने वाला है हमारा, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से हमको फॉर्मूलाज लर्न हो जाए। तो पहले देखते हैं क्या क्या बेसिक फार्मूलाज जो यूज़ हो रहे हैं। मैं काफ़ी सारे तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपकी बुक में फार्मूलाज है भी सही, बट एक बार आप इसको देख लीजिए। फर्स्ट जो है, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। कॉस के अलावा सारे जो रहते हैं वो सारे के सारे माइनस एंगल के लिए नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। और कॉस है तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल सेक भी इसी चीज़ को फॉलो करता है। कॉस और सेक को छोड़ करके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उन सब में जब भी आप नेगेटिव एंगल के लिए वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू जो बनता है वो नेगेटिव में बनता है। ठीक है, ये तो हो गए आपके ये वाले फार्मूलाज। इसके बाद जो फार्मूला बनता है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज आपको मिलेंगे। अभी तक सिर्फ 3 बेसिक फार्मूलाज आपने पढ़े थे, स्क्वायर वाले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाला। अभी यहाँ पर थोड़े से 1-2 फार्मूलाज और ज़्यादा आ जाएंगे। फर्स्ट आता है कॉस, x प्लस वाई लर्न होता है तो x प्लस वाई, अदरवाइज आप a प्लस बी भी ले सकते हैं। कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पर a और b आपके एंगल्स है। ठीक है, फिर फिफ्थ फॉर्मूला कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस a इंटू कॉस बी कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, तो ध्यान इतना रखना है जब भी कॉस a प्लस बी आपको कहा जाता है, लाइक ऐसा कहा है कि कॉस 20 प्लस 30, एंगल की जगह पर लिखा है 20 प्लस 30, इसका मतलब जब आप उसका एक्सपेंशन करोगे तो कोई भी ऐसा इसको कभी भी नहीं लिखेगा। कॉस a प्लस बी को आपने लिख दिया कॉस a प्लस कॉस
बी। कभी भी नहीं होता ये चीज़, नेवर, कभी करना भी मत ये। cos a प्लस बी इज नेवर इक्वल टू cos a प्लस cos b, नहीं, इट इज़ एन एंगल, ना ही कोई नंबर है कि आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। इसका अपना एक वैल्यू है, इस एंगल के लिए cos की अपनी एक वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। ऐसा अगर एक्सपांशन करना ही है हमको तो किस तरीके से एक्सपांशन होगा, ये cos a इंटू cos b, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो cos a इंटू cos b, प्लस है तो माइनस लगाए, माइनस sin a इंटू साइन b। सिमिलरली यहाँ पर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन b। इसके बाद फॉर्मूला है आपका जैसे साइन के भी इसी तरीके से बनेंगे। जैसे साइन a प्लस बी का अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, तो वहाँ पर क्या है साइन a इंटू कॉस बी। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जब भी साइन लेते तो उसके फॉर्मूला में कॉम्बिनेशन बनता है साइन कॉस का एक साथ। तो साइन a इंटू कॉस बी, जो साइन वाले फॉर्मूला में क्या जो साइन है वैसा का वैसा आता है, प्लस है तो प्लस, प्लस कॉस a इंटू साइन बी। आया समझ में? ये क्या चीज़ है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो। हमारा काम इस साइन a प्लस बी में क्या रहेगा, इस एंगल a का साइन भी लिया जाएगा और कॉस भी लिया जाएगा, और a और b दोनों का साइन भी होगा और कॉस भी होगा। तो फर्स्ट वाले में आ गया साइन a इंटू कॉस बी, प्लस दूसरे में क्या आएगा, यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी। ए बी कॉम्बिनेशन यही रहेगा, ए बी। यहाँ पर फर्स्टली साइन कॉस और इसमें सेकंड में रिवर्स हो जाता है, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। आया समझ में? नेक्स्ट जो बनेगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला रहता है, इसमें भी एज इट इज़ सेम कॉम्बिनेशन रहता है, साइन a फर्स्टली लिया हमने साइन a इंटू कॉस बी। अब यहाँ क्या साइन है माइनस, तो इस फॉर्मूला में भी बीच में माइनस आएगा, माइनस कॉस a इंटू साइन बी। आया समझ में? एंगल्स के साथ ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर साइन a आया है तो नेक्स्ट वाले में साइन b होना चाहिए, यहाँ कॉस b आया है तो नेक्स्ट वाले में कॉस a आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिमिलर चीज़ आप रिपीट कर दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। नाउ सेवेंथ फार्मूला, भाई ये तो बेसिक है आपके, ये 4 फार्मूला तो काम आते ही हैं। फिर इसके बाद हम जैसे लेते हैं इसके बाद फार्मूलाज जो बनते हैं दैट इज़, तो ये जो फार्मूला है यहीं से आपका ये वाला भी चीज़ आई है। जब हम कहते हैं ना कि हमारा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये चीज़ को मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि वेन एवर वी टॉक अबाउट 90 और 270, जब भी इस परपेंडिकुलर लाइन की बात की जाती है, ये 90 वाला ये 270 का, वेदर इट इज़ 270 प्लस थीटा है 270 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा, उस कंडीशन में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, और रिवर्स भी इसका पॉसिबल है। तो वैसे ही इसका आंसर कॉस जो होगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है और एंगल आ जाता है ये x, तो साइन x, और सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है। तो ये चीज़ आई कहाँ से, तो इसमें अप्लाई करते हैं a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, cos a इंटू कॉस बी, माइनस है तो इसमें प्लस आता है साइन a इंटू साइन बी। तो जब हम a और b की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है cos a इंटू कॉस बी। तो cos a कौन है, पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 जो कि 0 होता है, cos x प्लस साइन पाई बाई 2 एंड साइन
एक्स। तो यहाँ पर देखते हैं पाई बाय 2 0 होता है तो पूरा टर्म 0 बन जाएगा। प्लस में है साइन पाई बाय 2 1 होता है और 1 इंटू साइन एक्स होता है। तो आपका आंसर क्या है? साइन एक्स। इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर साइन एक्स लिख लेते हैं। यहाँ से आपके ये फार्मूलाज आए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन फार्मूलाज का यूज़ करके हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं आपको सारे बता देती हूँ, वैसे आपकी बुक में भी सारे लिखे हुए हैं बट स्टिल कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। फिर उसके बाद आता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी का रिवर्स है ये। फिर आता है पाई बाय 2 माइनस एक्स वाले हो गए, तो प्लस एक्स वाले देख लेते हैं। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कि ये वाला पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट बना 90 से ज़्यादा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब क्या है, कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया 90 का एंगल आ गया है। तो 90 का एंगल आने के बाद ये कॉस जो है ये साइन में कन्वर्ट हो गया। साइन में कन्वर्ट होने के बाद एंगल क्या आएगा? एक्स। यहाँ तक भी क्लियर है। अब सिंस कौन सा क्वाड्रेंट है अब चेक करो, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है आपका वो पॉजिटिव होता है वो या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ये प्लस थीटा वाला फॉर्मूला है। माइनस थीटा वाला होता तो हम क्या चलाते, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पर प्लस का लगाया हुआ है। प्लस का जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर ऑल और टेन तो सेम रहता है बट कॉस और साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर साइन हुआ करता था तो अब यहाँ पर कॉस आएगा और यहाँ कॉस की जगह पर साइन आएगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल कॉस और सेक। तो इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रह रहा है, कॉस पॉजिटिव रह रहा है या फिर सेक, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव रहेंगे। तो ये नंबर कौन सा है, ये फंक्शन कौन सा है, साइन है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहना चाहिए। इसीलिए कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आपको इस चीज़ को नहीं देखना है, सबसे पहले इंटरचेंज करोगे, फिर यहाँ पर जो आंसर आया है उसको चेक करोगे क्या वो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? इस वजह से साइन एक्स जो है ये इस प्लस थीटा वाले फॉर्मूला के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, इसलिए यहाँ पर आंसर माइनस साइन एक्स आएगा। अब इसका रिवर्स अगर लेते हैं तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। जैसे ही 90 आपको नजर आ गया, वेदर इट इज 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, जैसे 90 या 270 नजर आ जाता है, इसका मतलब आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और एंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स। अब चेक करते हैं क्या कॉस एक्स पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्लस वाला चल रहा है, साइन कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं, इस वजह से कॉस जो है यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपको प्लस का कॉस एक्स मिलता है। ये प्लस नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, बट ये इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे कि दिस इज पॉजिटिव इन दिस सीन। इसके बाद बात की जाती है, अब हम ले लेते हैं पाई वाले एंगल्स। पाई वाले एंगल्स जब लेते हैं, कॉस पाई माइनस एक्स जैसे लिया, कॉस पाई माइनस एक्स यानी 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए, पाई माइनस एक्स। देखो यहाँ पर दिस इज योर 0 या फिर 2 पाई, दिस इज योर पाई बाय 2, दिस इज योर पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2। समझ रहे हो अब इस चीज़ को? दिस इज 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। हमारे पास यहाँ गिवन है पाई माइनस एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पाई माइनस, ये तो हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो गया पाई माइनस एक्स, और ये वाला क्या है 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि इससे छोटे हैं ये नंबर्स, और दिस इज 2 पाई माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, पहले तो क्वाड्रेंट चेक करो। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है जी। अब ये पाई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंटरचेंज नहीं होगा। जब 90 और 270 आपको नज़र आता है, वेदर इट इज़ पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, तब आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे या टैन कॉट या सेक कॉसेक में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज इंटरचेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस
एक्स, कॉस एक्स। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसमें कौन पॉजिटिव? साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉजेक। इसके अलावा जितने भी फंक्शंस वो सारे नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी, माइनस कॉस एक्स। इसके बाद जो बनता है दैट इज साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? साफ लिखा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख लेंगे साइन एक्स, और इंटरचेंज का सवाल ही नहीं क्योंकि यहाँ पर पाई लिया है हमने ना। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, इसके बाद लेते हैं हम जैसे पाई वाले ले लिए, अब 2 पाई वाले लेके देखते हैं। कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगेन मैंने ये इरेज कर दिया, अदरवाइज आपको डायरेक्टली पता चल जाता है 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स कहाँ बनना चाहिए? शॉर्ट में बना देती हूँ मैं, 2 पाई 0 और 2 पाई, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये 2 पाई माइनस एक्स। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो फोर्थ वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी यानी कि सी, कॉस सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, इनके अलावा सारे नेगेटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही बन रहा है और कॉस है, तो इसका आंसर कॉस एक्स तो होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ये ओनली प्लस का ही लिया है। इसी जगह अगर साइन का ले लेते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा जो है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? कॉस के अलावा जितना भी फंक्शन है वो सारा नेगेटिव, इस वजह से ये जो होगा नेगेटिव होगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर है? ये आपके बेसिक फार्मूलाज हैं। अगर ये फार्मूलाज आपके नेक्स्ट की एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। इसके आगे के जो फार्मूलाज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर्मूलाज प्रूफ करने वाले, जो चीज़ आप जानते हैं कैसे करना है, जस्ट वैल्यूज़ ही आपको उसके अंदर पुट करनी है। तो ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।